बच्चों, कल स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन ने टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करी थी। आज उससे आगे चलते हैं। ये जो टेस्टिस का यदि अपन अनुप्रस्थ काट देखें तो इसमें अपने को एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है। उसमें अपने को स्पर्मेटिड भी बने हुए दिखेंगे, स्पर्मेटोसाइट्स भी होंगे, स्पर्मेटोगोनिया की सेल भी होगी जो आपके जर्मिनल एपिथेलियम होती है उससे बनती है। बीच बीच में जैसा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, सेल ऑफ लेडिग्स, वो भी मौजूद होती हैं जो आपस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जोड़े हुए रखती हैं। तो इस स्ट्रक्चर की सहायता से अपन वृषण को और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंतर्गत होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है इसको अपने पढ़ाई के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटते हैं। एक तो पहला भाग होता है स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स को हिंदी में शुक्राणु पूर्वी कहते हैं, तो शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। और सेकेंड पार्ट होता है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी जो शुक्राणु पूर्व है इससे स्पर्म के बनने का प्रोसेस, जिसको अपन स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलेसिस और या डिफरेंशिएशन, तो दो भागों में स्पर्मेटोजेनेसिस को बांट करके फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मियोजेनेसिस की अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे अपन स्पर्मेटोजेनेसिस की। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड बनेंगे, ये जो आपकी अपन ने कल के लेक्चर में जो आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स की बात करी थी, आदि जनन कोशिकाओं की बात करी थी, उससे स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड के निर्माण का, इसको तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा कहलाता है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, हिंदी में कहते हैं अपन गुणन प्रावस्था। दूसरी प्रावस्था होती है ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था। और तीसरी प्रावस्था होती है मैचुरेशन फेज या परिपक्वन की प्रावस्था। तीन हिस्सों में बांट करके अपन स्पर्मेटोजेनेसिस को समझते हैं, जिसमें स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। जो पहले इसमें लेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंतर्गत जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं जो द्विगुणित होती हैं, जो एपिथेलियम के नीचे जो जर्मिनल लेयर होती है उसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स पाई जाती हैं। टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों ओर जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बाद जो एक जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती हैं वो द्विगुणित होती हैं और इनमें कंटिन्यूसली समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, गुणन प्रावस्था में। नाम ही है मल्टीप्लाई करेगी, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आपके 8 सेल, 8 से 16 सेल, इस तरह से जो ये सेल्स का एक ग्रुप अपन कह सकते हैं बन जाता है इन्हीं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का। इनको अपन स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो द्विगुणित होती हैं। और इसमें जैसे पहला A1 स्पर्मेटोगोनिया बना, उसमें फिर माइटोसिस होता है, 2 बार विभाजित होती हैं, तो A2 स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। इस A2 स्पर्मेटोगोनिया से फिर कोशिका में विभाजन होता है, तो आगे और कोशिकाएं बनती हैं। और ये सारी की सारी जो गुणन प्रावस्था में जितने भी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स की सेल्स होंगी वो सारी की सारी द्विगुणित होती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में द्विगुणित वाली सेल्स ही
स्पर्म मदर सेल ही मतलब द्विगुणित अवस्था में एक ग्रुप बना लेती हैं। अब इसके बाद जब गुणन प्रावस्था अंतिम अपन अवस्थाओं में रहती है तो इसमें विभाजन जो है वो रुक जाता है। तो कोशिका में का जो नेचर है उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता, और जो भी इसमें स्पर्मेटोगोनिया की सेल्स जो आगे मतलब अपन कह सकते हैं स्पर्मेटिड फॉर्मेशन में भाग लेगी, वह आकार में बड़ी हो जाती है, यानी फेज ऑफ ग्रोथ। और इस आकार में जो मतलब लगभग दुगुनी हो जाती है, अपने आसपास की जो कोशिकाएं होंगी पोषण प्राप्त करके ये जो इनका अपन कह सकते हैं इसमें वृद्धि हो जाती है। और इन सेल्स में जो वृद्धि कर चुकी हैं इनमें किसी तरह का कोई भी विभाजन नहीं होता है, और इन कोशिकाओं को अब अपन प्राथमिक स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। तो ग्रोथ फेज में एक्चुअल में जो स्पर्मेटिड के लिए भाग लेने वाली ये सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया की, वो अपने साइज़ में दुगुनी हो जाती हैं। तो केवल ग्रोथ फेज में इनका जो आकार है वो बढ़ जाता है, और इनको अब अपन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मैचुरेशन फेज में एंटर करती हैं, और मैचुरेशन फेज के अंदर जिसको अपन परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं, इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उसमें म्यूटिक डिवीजन होगा। म्यूटिक मीन्स अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी हो जाती है, यानी 2n वाली जो सेल्स हैं वो n गुणसूत्रों वाली हो जाएंगी। तो अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ प्राथमिक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थी उसमें 2 n वाली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो निर्मित हो जाती हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं वो अपने कह सकते हैं अगुणित होती हैं या सिंगल n वाली होती हैं। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर वापस अपन कह सकते हैं द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होगा। और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन जो होता है वो एक प्रकार का समसूत्री विभाजन ही होता है। तो एक अपन कह सकते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड का निर्माण होगा जो अगुणित होंगे। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थी उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी। इन दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में म्यूटिक सेकेंड हुआ और 4 स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया। तो ये जो म्यूटिक डिवीजन मैचुरेशन फेज में हुआ, इससे 4 अपन कह सकते हैं स्पर्मेटिड का निर्माण जो है वो हो जाता है। तो ये जो अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रथम 2 पोर्शन में अपन इसको पढ़ना चाह रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, तो इस तीनों फेज़ों को डिस्क्राइब करते हुए मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज को अपन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद जो स्पर्मेटिड हैं वो आपके स्पर्मियोजेनेसिस में एंटर करते हैं, और ये स्पर्मियोजेनेसिस जो है इसको स्पर्मेटोटिलोसिस भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म में परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। यानी जो सेकेंडरी इसका परिपक्वन विभाजन हुआ जिसमें स्पर्मेटिड बने, वो तो गोलाकार संरचनाएं होती हैं उनकी, तो और उनमें शुक्राणुओं का शुक्र कायांतरण होता है, जिससे वो अपने क्या कहते हैं आकारिकी रूप से, उपापचयी रूप से और क्रियात्मक रूप से एक स्पेसिफिक स्पर्म का निर्माण में विभेदन हो जाता है। इसको ही अपन स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोटिलियोसिस के नाम से जानते हैं। इसमें जो ये स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस है, ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। इसको अपन
कई हिस्सों में बांट करके 7 हिस्सों में बांट करके स्टडी करेंगे। पहले मैं इन सभी हिस्सों को की बात कर लेता हूँ। जैसे फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्माण होना, परफॉर्मेटोरियम का निर्माण होना, चेंजेज इन न्यूक्लियस, केंद्रक में परिवर्तन होना, टेल का फॉर्मेशन होना, माइटोकॉन्ड्रिया या मिडिल पीस का बनना, और साइटोप्लाज्म में चेंज होना, और स्पर्म के ऊपर कोट का निर्माण होना। ये सारा जो 7 पार्ट हैं ये आपके स्पर्मियोजेनेसिस के अंतर्गत आते हैं। एक्रोसोम, पहले एक एक चीज़ लेंगे इसमें अपने। पहले जैसे एक्रोसोम लेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो एक्चुअल में गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। और जो गोल्जी काय होता है उसमें चिकनी पट्टिकाएँ और वेसिकल्स का बनी हुई होती हैं। और जो गोल्जी बॉडी के पार्ट अपन कह सकते हैं, वेसिकल्स और जो भी हैं पट्टिकाएँ जो इसमें भाग लेती हैं, उनको प्रोक्रोमोसोमल कणिका या एक्रोब्लास्ट कहते हैं। वो इनका आकार निरंतर बढ़ता रहता है गोल्जी बॉडी का या वेसिकल्स का, और छोटी छोटी वेसिकल्स भी होती हैं वो आपस में मिल करके एक बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, और इनका आकार लगभग 1 माइक्रोन मिलीमीटर का हो जाता है। और जो इसमें न्यूक्लियस होता है अपने क्या कहते हैं शुक्राणु में, उसके ऊपर की ओर आकर के स्थित हो जाती हैं ये जो भी एक्रोब्लास्ट सेल्स हैं या गोल्जी बॉडी के जितने भी वेसिकल्स और पट्टिकाएँ होती हैं। और इस तरह से न्यूक्लियस के ऊपर वाले हिस्से में जो गोल्जी बॉडी वाला पार्ट आ गया वो एक्रोसोम का निर्माण कर लेता है, जो आगे फर्टिलाइजेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये तो एक्रोसोम के निर्माण की बात हो गई। दूसरा है आपके पार्ट लेते हैं अपन परफोरेटेरियम फॉर्मेशन का। परफोरेटोरियम क्या है कि जो शुक्राणु का कायांतरण हो रहा है और मध्य अवस्था में जो केंद्रक अपन कह सकते हैं एक्रोसोम के नीचे जो केंद्रक है उसमें एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। जहाँ पे एक्रोसोम बना है उसके नीचे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस वाले पार्ट में एक छोटा गोलाकार गड्ढा निर्मित हो जाता है। इसी गड्ढे को अपन परफोरेटोरियम कहते हैं। और इसमें होता क्या है, जो एक्टिन और कैल्शियम के जो पदार्थ होते हैं वो इसमें भर जाते हैं। और यही जो गड्ढे वाला पार्ट है आपके न्यूक्लियस का, एक्रोसोम के जस्ट नीचे वाला, वही परफेटोरियम कहलाता है। तो इसका फॉर्मेशन होता है। तीसरा पार्ट है इसका चेंजेज इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जो भी केंद्रक का तरल पदार्थ है, आरएनए है, आपके न्यूक्लियोलस है, प्रोटीन है, ये सब इसमें से निष्कासित हो जाते हैं। केंद्रक अपन कह सकते हैं एक तरह से सांद्रित हो जाता है। और केंद्रक का जो आकार है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। हर जाति का अलग अलग होगा, अलग तरह का विशेष प्रकार का होगा, क्योंकि इसी केंद्रक के अंदर डीएनए में आपका जो क्या कहते हैं अपन हिस्टोन प्रोटीन है और क्षारीय प्रोटीमीन है, और कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियक पदार्थ है अपन कह सकते हैं जो आगे संतति में जाएगा वो मौजूद रहता है। तो केंद्रक में इस तरह का परिवर्तन जो है इसमें होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन टेल फॉर्मेशन, यानी पूंछ का निर्माण स्पर्म में स्पर्मेटिड से। तो जो द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है इसमें सेंट्रियोल भी उपस्थित होते हैं, तारक काय जिनको कहते हैं। ये जो तारक काय होते हैं ये एक दूसरे के लंबवत स्थित हो जाते हैं स्पर्मेटिड में। तो केंद्रक के जो पश्च भाग होता है पश्च, उसमें वहाँ पे जो स्थित होता है उसको तो अपन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। और जो अपने स्पर्म के जो लंबवत अक्ष है, एक्सिस है, और वहाँ पे जो स्थित होता है उसको अपन डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। तो केंद्रक के नीचे अपन कैसे, केंद्रक के ऊपर तो गोल्जी बॉडी वाला एक्रोसोम हो गया,
और एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में जो गड्ढा होता है उसको परफेक्टोरियम कह दिया अपन ने, और न्यूक्लियस के अंदर वो कंसंट्रेटेड हो ही गया पार्ट, और इसके नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे सेंट्रियोल, जो केंद्रक के पास वाला है उसको तो समीपस्थ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, और जो इसके दूसरे हिस्से लंबवत स्थापित होता है सेंट्रियोल का दूसरा पार्ट, उसको डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं जो सेंट्रियोल हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये लंबवत शुक्राणु के अक्ष में स्थित हो जाते हैं, और यही आगे अक्षीय तंतु का निर्माण करते हैं जो टेल का फॉर्मेशन करेंगे। ये टेल की बात हो गई। अब अपन इसके मिडिल पीस की बात करते हैं। जो स्पर्म में जो मिड पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होते हैं एक्चुअल में। तो जो अक्षीय तंतु बने या अपने सेंट्रियोल से टेल की तरफ, तो उसके चारों तरफ बीच वाला जो अक्षीय मतलब सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल और आपके कह सकते हैं डिस्टल सेंट्रियोल के बीच में जो अक्षीय तंतु बना, उसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो व्यवस्थित हो जाते हैं। कई बार तो ये मिल करके आपस में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एक फीते का रूप ले लेते हैं, और जब फीते के रूप में रहते हैं तो इनको अपन निबेन कर्ण कहते हैं। और ये रचना जो होती है एक्चुअल में कुंडलित रूप से मध्य में मिड पीस में, स्पर्म के मिड पीस में स्थित होती है। कुछ प्राणियों में कुंडलित रचना नहीं पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दो बैंड के रूप में होते हैं। तो मध्य खंड जो भी हुआ, इसका मिडिल पीस हुआ स्पर्म का, इसके चारों तरफ कई बार कोशिका द्रव्य एक संघनित आवरण भी बना लेती है, और उस आवरण को अपन मैनचेट कहते हैं। इसके बाद चलते हैं अपन ने एक्रोसोम फॉर्मेशन की बात कर ली, परफोरेटोरियम फॉर्मेशन की बात कर ली, चेंजेस इन न्यूक्लियस की बात कर ली, टेल फॉर्मेशन की, माइटोकॉन्ड्रिया मिड पीस की बात कर ली। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है। जब एक्रोसोम का निर्माण होता है तो पीछे कोशिका द्रव्य जो है पीछे की तरफ ढकेल दिया जाता है, क्योंकि आगे तो एक्रोसोम बन गया, फिर न्यूक्लियस आ गया, फिर सेंट्रियोल आ गए। तो कोशिका द्रव्य का अधिकांश भाग एक तो जो मिडिल पीस होता है, मध्य खंड होता है, वहाँ पे एकत्रित हो जाता है, और इसी दौरान जो पूंछ का निर्माण होता है और वहाँ पे ये पहुँच जाता है। तो कोशिका द्रव्य ये एक्चुअल में जो मैनचेट अपन ने बात करी थी, संघनित आवरण कोशिका द्रव्य की मध्य के चारों ओर, उसके रूप में व्यवस्थित हो जाता है, और शेष मात्रा जो होती है इसकी वो निष्कासित हो जाती है आपके साइटोप्लाज्म की। लास्ट पार्ट इसका जो स्पर्मियोजेनेसिस का है कि स्पर्म के ऊपर एक कोट का आवरण का निर्माण हो जाना, स्पर्म कोट का निर्माण हो जाना। जो अपने शुक्राणु का कायंत्रण हो रहा है, स्पर्मेटिड का कायंत्रण हो रहा है शुक्राणु बनने के लिए, तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो एक्रोसोम वाला हिस्सा हुआ जिसमें न्यूक्लियस वगैरह है, वो तो आपका हेड वाला हो गया, और हेड के नीचे हेड जो होता है इसका एक्चुअल में शुक्राणु का, जो सर्टोली सेल्स होती हैं आपके इसमें वृषण में, उसके अंदर धंसी हुई रहता है। शुक्राणु का जो हेड का हिस्सा है वो इसके सर्टोली सेल के कोशिकाओं में धंसा हुआ रहता है, और शुक्राणु का जो आवरण जो होता है एक्चुअल में इसके चारों तरफ, वो म्यूकोपोलीसैकेराइड का बना हुआ रहता है। म्यूकोपोलीसैकेराइड का शुक्राणु का आवरण बना रहता है, और इसे आपके ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं, जो शुक्राणु के ऊपर आवरण है। आवरण जो शुक्राणु को क्या है कि आपस में जोड़ने से, आसंजित करने से रोकता है, और एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि शुक्राणु जो है वो एंटीजन का भी कार्य करता है। तो इस तरह से आपने क्या कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में एक शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। शुक्राणु के निर्माण में ही जो शुक्रजनन नलिकाओं जो अपने क्या कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उसमें आकारिकी मतलब क्या कहते हैं अपन, उसका जो आकार शेप होता है उसमें भी विभेदन प्रारंभ होता है ना। और शुक्राणु का जो आकार और आकृति होती है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, हर एक जाति की विशेष आकृति लिए हुए शुक्राणु होते हैं, और शुक्राणु में जो है निषेचन की क्षमता नहीं पाई जाती। ये क्षमता शुक्राणु के कारिकीय विभेदन के पश्चात प्राप्त होती है, यानी उसमें फिजियोलॉजिकल चेंज होंगे। केवल शुक्राणु जैसे बन गया तो उसमें निषेचन की क्षमता नहीं है,
उसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज हुए, विभेदन हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ, उसके पश्चात उसमें ये क्षमता पाई जाती है। और जैसे अपने मैमल्स की बात करें, स्तनधारियों की बात करें, तो स्तनधारियों में जो विभेदन है, ये फिजियोलॉजिकल विभेदन है, वो एपिडिडाइमिस के अंदर संपन्न होता है। और जो भी शुक्राणु का मतलब अपन कह सकते हैं स्पर्मेटिड से शुक्राणु जो बने हैं, स्पर्म बने हैं, इसका जो निर्माण है उस कई फैक्टर्स उसको नियंत्रित करते हैं। जैसे तापक्रम है, लाइट है, हार्मोन्स हैं, मानसिक अवस्था कैसी है, और आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसका आगे वाला हिस्सा होता है, उससे जो स्रावित होने वाले हार्मोन हैं, ये सब मिलकर के शुक्र जनन को, या अपन कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है उसको नियंत्रित करते हैं। तो शुक्र जनन को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हुए? तापक्रम, प्रकाश, हार्मोन, मानसिक अवस्था और पीयूष ग्रंथि द्वारा कि अग्रपिंड द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन हैं, ये उनके लिए उत्तरदायी होते हैं। आज बच्चों इतना ही। नेक्स्ट में आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और अलग अलग जो एनिमल्स हैं उसमें किस किस शेप के पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ स्पर्म, इसकी बात करेंगे। स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ स्पर्म की नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद बच्चों।